जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान का इतिहास जिसमें मैंने चौहान वंश की शुरुआत कर दी थी आप लोगों के लिए। चौहान वंश अभी तक हमने विग्रहराज चतुर्थ तक पढ़ लिया है, 4 वीडियो अपलोड कर दी है, उन्हें एक बार देख लीजिए ताकि आपकी इस टॉपिक से भी लिंक लग जाए। हमने पिछला शासक पढ़ा था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को किस प्रकार से याद करना था तथा उस टॉपिक के जो शॉर्ट नोट्स थे यह मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दिए थे। आप सभी को वो नोट्स मिल गए होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं उनके आगे वाले शासक, उनके बाद जो बनेंगे अपराज्ञ, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तथा सोमेश्वर। मैं पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय पढ़ाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं ये शासक नहीं पढ़ाऊंगा तो आपकी इस टॉपिक से लिंक नहीं लगेगी। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब पर, हर वीडियो में आप लोगों को विग्रहराज चतुर्थ के बाद डायरेक्ट पृथ्वीराज चौहान तृतीय बता दिया जाता है। ना अपराज्ञ के बारे में बात की जाती है और ना ही किसी वीडियो में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुने। तो बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है क्योंकि इन शासकों के संबंधित इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। जैसे अभी बीएसटीसी का पेपर हुआ था, इतिहास के प्रश्न इतने टॉप आए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए हमें एक भी शासक को स्किप नहीं करना है, सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पढ़ना है, चाहे उस शासक से संबंधित एक लाइन ही क्यों ना हो, लेकिन हम उस एक लाइन को भी पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम आज की वीडियो के बारे में, हमें क्या क्या पढ़ना है और हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी तक हम अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ रहे थे। शासनकाल हमें इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को याद करने की टेक्निक बता रखी थी। कौन सी टेक्निक? 1113 से 33 तक 20 साल जोड़ने हैं, फिर वापस 20 साल जोड़ने हैं, फिर वापस 10 साल जोड़ने थे। ये थी हमारी अजयराज, अर्णोराज व विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल याद करने की टेक्निक। आज हम अपराज्ञ तथा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय और सोमेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तभी आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। और आप सभी के सहयोग से मेरे 150 से भी अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आज का टारगेट रखते हैं हम 160 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अपरागांग्य के बारे में। अपरागांग्य यह किसका बेटा था? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो मैंने आपको अर्णोराज पढ़ाया हुआ है। अर्णोराज के कितने बेटे हुए थे? अर्णोराज के 4 बेटे हुए थे, 2 पत्नियां थी, 2 इसने युद्ध किए थे तथा अनासागर झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद इसने पुष्कर में एक मंदिर बनवाया था विष्णु भगवान का। इस प्रकार से आपको अर्णोराज पढ़ाया है। सारी बातें आप लोगों के माइंड में घूम रही होगी। 2 युद्ध, 2 पत्नियां, 4 बेटे। 4 बेटों के नाम भी आप लोग बता सकते हो मुझे, क्योंकि आपने वो वीडियो अच्छे से देखी हुई है, आप लोगों ने नोट्स अच्छे से बनाए हुए हैं। मेरे साथ उन नाम को दोहराओ। पहला पुत्र था उनका जगदेव, दूसरा पुत्र था उनका विग्रहराज चतुर्थ, जिसको हमने कल की वीडियो में पढ़ लिया। उसके बाद वाले बेटे का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद वाले बेटे का नाम है अपरागांग्य। अपरागांग्य यह अर्णोराज का पुत्र था। आप लोगों से सिंपल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये कोई भी नहीं पढ़ा था आप लोगों को, इसीलिए सिंपल क्वेश्चन अगर बन गया तो आप लोग गलती कर जाओगे। तो आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि अपरागांग्य यह किसका पुत्र था, तब हम बताना है यह अर्णोराज का पुत्र था। किसका पुत्र था? यह अर्णोराज का पुत्र था। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अर्णोराज की हत्या कौन करता है? जगदेव करता है। कौन करता है अर्णोराज की हत्या? जगदेव करता है। और जगदेव के पुत्र का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसका पुत्र है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। कौन है इनका पुत्र? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, जो जगदेव का बेटा था। बाप ने अपने बाप की हत्या की थी तो बेटा अपने चाचा की हत्या करेगा। बेटा किसकी हत्या करेगा? अपने चाचा की हत्या करेगा। और यहीं से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है कि चौहानों का वह कौन सा शासक था जिसने अपने चाचा की हत्या की थी। क्योंकि यह क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं कि चौहानों का पहला मृत्युहंता कौन था, तो लगभग 99% बच्चों ने रट लिया है जगदेव का नाम। लेकिन थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा सा एडवांस इसे पढ़ने की कोशिश करो। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है ना कि चौहानों का वह शासक बताओ जिसने अपने चाचा की हत्या की थी। तो इतिहास यही कहता है कि अर्णोराज की हत्या पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने की थी। और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय किसका पुत्र है? तो पृथ्वीराज चौहान यह जगदेव का पुत्र है। और यह जगदेव जो पुत्र था अर्णोराज का था। और अर्णोराज की हत्या किसने की थी? जगदेव। ये जब मैंने आपको अर्णोराज पढ़ाया वहां पे भी अच्छे से समझा रखा है। तो यहां से एक और लाइन आप लोगों को याद रखनी है कि अपरागांग्य की हत्या यह पृथ्वीराज चौहान
द्वितीय ने की थी। किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने की थी। यहां से आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है। अगर कोई आपको अपरागांग्य का शासनकाल पूछ ले तो पिछला शासनकाल हमारा था 1163 तक का, तो अपरागांग्य का शासनकाल है 1163 से 1164 ईस्वी सन तक। एक साल ये शासन करते हैं और इनकी हत्या कौन कर देगा? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। अभी तक का समझ गया मैंने किस प्रकार से बताया? तो आगे चलूं मैं, एक बार फिर से रिपीट मारता हूं अपरागांग्य को। अपरागांग्य यह एक साल के लिए शासन बनेगा 63 से 64 तक। याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सीक्वेंस चल रही है उस सीक्वेंस को हमें किस प्रकार से याद रखना है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। आप लोगों को पूरी अजमेर की वंशावली में बता दूंगा, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। किस प्रकार से याद करोगे ये टेक्निक भी मैं बता दूंगा। उसके बाद अपरागांग्य यह अर्णोराज का पुत्र था। इस लाइन को आपको रटनी पड़ेगी। अर्णोराज के 2 युद्ध, 2 पत्नियां, 4 पुत्र। उसके बाद अपरागांग्य की हत्या कौन करेगा? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय किसका पुत्र था? तो ये अगर पूछा जाए तब आपको नाम लगाना है जगदेव। यह किसका बेटा था? यह जगदेव का बेटा था। और पोता किसका था? तो अर्णोराज का पोता था। किसका पोता था? अर्णोराज का पोता था। और उसके बाद आप लोगों को याद रखना है पृथ्वीराज चौहान यह भी अजमेर के चौहानों का शासक बनेगा, तो इसका शासनकाल भी याद कर लो। 1164 में अपने चाचा की हत्या करेगा और 1164 से 1169 तक ये वहां का राजा रहेगा। आप लोगों को अभी तक की चीजें समझ में आ रही है? अगर वीडियो समझ में आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि बहुत कम लोग ये चीजें पढ़ाते हैं। डायरेक्ट विग्रहराज चतुर्थ से सोमेश्वर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि इन्होंने दिल्ली की राजकुमारी के साथ विवाह किया और उनसे उनको पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और फिर आपको पृथ्वीराज चौहान तृतीय समझा देंगे। लेकिन क्या प्रश्न यहां से नहीं पूछा जा सकता? अरे बीएसटीसी का पेपर देखो तो लगभग पटवार वाले बच्चे भी उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न वहां पूछे गए थे। इसीलिए जो भी जानकारी आप लोगों को मैं बता रहा हूं, इसीलिए आप इन शासकों के संबंधित भी इन जानकारियों को याद रखो। अपरागांग्य से तो बस एक लाइन याद रखनी है, अर्णोराज का बेटा, और हत्या करेगा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बारे में हम पढ़ रहे थे। जगदेव इसके पिताजी का नाम है। शासनकाल इसका है 1164 से 1169 तक। उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने भीलवाड़ा में अपनी पुत्री सुहावा देवी, क्या नाम है इनकी पुत्री का? इनकी पुत्री का नाम था सुहावा देवी। यह भी राजस्थान में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। राजस्थान में रूठी रानी से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, अगर रूठी रानी से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम मालदेव की पत्नी उमादेव के बारे में बताते हैं। लेकिन आप लोगों को याद रखनी है, राजस्थान के इतिहास में एक ही रूठी रानी नहीं है, लगभग 3 से 4 रूठी रानियां याद रखनी है आपको। उनसे संबंधित इतनी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी जानकारी पूछ लेते हैं। लगभग जानकारी उमादेव से संबंधित ही पूछी जाती है। लेकिन अगर आपको रूठी रानियों के महलों से संबंधित हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछा गया था कि रूठी रानी का महल कहाँ बना हुआ है, तब आप लोग बताओगे अजमेर में बना हुआ है। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ ले कि रूठी रानी का चित्रित महल कहाँ बना हुआ है, तो अब आप उदयपुर लगाओगे, तब आप आंसर उदयपुर लगाते हो। और अगर प्रश्न इस प्रकार का पूछ ले कि सुहावा देवी यह भी राजस्थान में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, इनका महल कहाँ बना हुआ है, तब आप लोगों को आंसर लगाना है भीलवाड़ा। क्या आंसर लगाओगे? भीलवाड़ा आंसर लगाओगे। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये सुहावा देवी, आपने अभी तक इनका नाम नहीं सुना होगा। यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, चाहे जिस किसी की भी वीडियो देखो, इसके बारे में आपको नहीं बताया गया है। दोस्तों, पेन और पेज के माध्यम से भी जब मैं आपको इतनी अच्छी जानकारी दे सकता हूं, तो क्या आप इसे अपने मित्रों में शेयर नहीं कर सकते? क्या यह जानकारी उनके लिए ज़रूरी नहीं है? अगर आपको लगता है कि यह सुहावा देवी का नाम मेरे दोस्त को भी पता होना चाहिए, ताकि अगर कभी फ्यूचर में उससे प्रश्न पूछ ले तो वो इसका आंसर दे पाए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो आपको अपने दोस्त में ज़रूर शेयर करना पड़ेगा। बात कर रहे थे हम सुहावा देवी और सुहावा देवी यह भी राजस्थान में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। और इनका अगर महल पूछ लिया जाए तब हमें लगाना है भीलवाड़ा में इनका महल इनके पिताजी पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने बनाया था। किन्होंने बनाया था? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने बनाया था। और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा भीलवाड़ा में ही एक महादेव का मंदिर बनवाया गया। कौन से महादेव का मंदिर? तो आप लोगों को याद रखना है बृहदेश्वर महादेव मंदिर। कौन से मंदिर? बृहदेश्वर महादेव मंदिर।
दो बातें आप लोगों को याद रखनी है पृथ्वीराज द्वितीय से। जगदेव का बेटा भीलवाड़ा में अपनी पुत्री सुहावा देवी का महल निर्माण करेगा तथा यहीं पर एक मंदिर का निर्माण करवाएगा, जो मंदिर किसका है? बृहदेश्वर महादेव का है। यहाँ से ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बाद अजमेर के अगले शासक बनते हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर आप सभी ने रट रखा है क्योंकि ये बहुत सारे यूट्यूबर ने आप लोगों को बता रखा है, लेकिन मुझे बताओ पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बारे में किसी ने बताया था? आज पता चला आप लोगों को। यहाँ से अगर आपकी जानकारी क्लियर हो रही है, आप लोगों को अगर मन में मेरे प्रति विश्वास बैठ रहा है, तब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप लोगों को विश्वास है तभी, वरना तो आप बस वीडियो देखते हो, नोट्स बनाते हो, इससे आपको फ़ायदा होगा और मेरा तो कुछ नहीं, मुझे पढ़ाना है, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा आप लोगों को। बात करते हैं हम सोमेश्वर के बारे में। सोमेश्वर से आप लोगों को याद रखना था, एक ये वही शासक है जिसे दहेज में पूरी बसी बसाई दिल्ली मिल गई थी और दिल्ली की राजकुमारी भी मिल गई थी। तो आप लोगों को याद रखना है सोमेश्वर का जो विवाह है, यह विवाह दिल्ली के शासक अनंतपाल तोमर द्वितीय की पुत्री के साथ होता है और उनकी पुत्री का नाम आप लोगों को याद रखना है कर्पूरी देवी। क्या नाम है इनका? कर्पूरी देवी, यह इनका नाम है। बहुत ही ज़रूरी नाम है क्योंकि राजस्थान इतिहास में आपको दो महिलाओं के बारे में पढ़ना होता है जो हमारे शासकों की संरक्षिका रही है। अगर पूछा जाए प्रश्न कि चौहानों की वह कौन सी रानी है जो अपने पुत्र की संरक्षिका बनती है, तब आपको आंसर लगाना है कर्पूरी देवी। यह अपने पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय की संरक्षिका बनती है। और यही प्रश्न अगर आपको मेवाड़ से पूछ ले कि मेवाड़ की वह कौन सी रानी थी जो अपने पुत्र की संरक्षिका बनती है, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मेवाड़ की वह कौन सी राजकुमारी थी। आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ रखा है तब आपको इसका आंसर जरूर याद आ जाना चाहिए। बताओ मुझे कि मेवाड़ की वह कौन सी रानी थी। बात करेंगे हम सोमेश्वर से संबंधित। सबसे पहले इसका शासनकाल भी आप लोगों को याद रखना है। 69 में हमारा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय खत्म होता है और 69 से इनका शासनकाल चालू होता है 1169 से लेके तो 1177 तक। 1169 से लेके 1177 तक आप लोगों को याद रखना है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म होगा 1166 में और 11 वर्ष की उम्र में जब वो राजा बनेंगे तो 66 से 11 77 ही होता है, 77 ही होता है ना। तो यहाँ से भी एक इनका शासनकाल याद रखने की टेक्निक बनती है। आप लोगों को सोमेश्वर के बारे में मैं कुछ जानकारी बताने वाला हूँ। सोमेश्वर जिन्हें दिल्ली दहेज में दी गई और दिल्ली का संस्थापक कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। कई बार राजस्थान में संस्थापकों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे स्थानों के संस्थापक तथा कभी कभी वंशों के संस्थापक भी आप लोगों को पूछ लिए जाते हैं। मुझे कमेंट करके बताओगे कि जयपुर का संस्थापक कौन है, उसके साथ साथ जोधपुर का संस्थापक और उदयपुर का संस्थापक, ये तो कितनी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। इनके सन भी मैंने आप लोगों को बताए थे। सबसे पहले 1727 आप लोगों को याद रखना है, उसके बाद 1459 आप लोगों को याद रखना था और उदयपुर की स्थापना करते हैं महाराणा प्रताप के पिताजी तथा अमर सिंह के दादाजी। जब अमर सिंह का पहला जन्मदिन होता है तब यह उदयपुर नगर बसाते हैं। कब बसाते हैं? 1559 में यह उदयपुर नगर बसाते हैं। तो मुझे बताओ उदयपुर नगर का संस्थापक कौन है। इसी प्रकार वंशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो हमने चौहान वंश का संस्थापक पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से रट लिया होगा आप लोगों ने। वासुदेव चौहान। कौन? वासुदेव चौहान। इनकी शाखाओं के संस्थापक भी मैंने बता रखे हैं। अगर राजस्थान इतिहास की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आज से 4 दिन पहले वो वीडियो आई थी, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। आपके संस्थापकों से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, तब हम आंसर लगाते हैं राव बीका 1488। कितना? 1488 राव बीका। और वह कौन सा दिन था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। तो आपको इन संस्थापकों का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोमेश्वर से संबंधित और कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है इनकी मृत्यु से संबंधित कि सोमेश्वर की हत्या किसने की थी, सोमेश्वर की मृत्यु कैसे हुई थी। सोमेश्वर की हत्या करता है गुजरात का शासक भीम सिंह द्वितीय। और यह हत्या क्यों करता है, तो इसके लिए आपको बस 2 मिनट की यह कहानी सुननी पड़ेगी। यह है जैसे हमारा राजस्थान, और राजस्थान में यहाँ पर स्थित है अजमेर जिला। कौन सा जिला? अजमेर जिला, जो संभाग के रूप में कब बना था कमेंट करके बताओ, तथा जिसे 26वें जिले का दर्जा कब दिया गया था ये भी कमेंट करके बताओ। उसके बाद राजस्थान के राज्यों की अगर हम बात करें, ऊपर से सीमा लगती है पंजाब की और उत्तर पूर्व से सीमा लगती है हरियाणा की
और पूर्व से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, और दक्षिण पूर्वी में सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। और आप लोगों को मैंने सीमाओं से संबंधित भी बताया था कि दक्षिण पश्चिम की सीमा अगर पूछ ले कौन सी लगती है, तब हम आंसर बताने वाले थे गुजरात। कौन से बताने वाले थे? गुजरात। तो सोमेश्वर की हत्या करता है गुजरात का शासक भीम सिंह द्वितीय। यह हत्या क्यों करता है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उस समय की बात है, जो हमारा आबू अनिलवाड़ा यह अभी राजस्थान में है, उसी प्रकार उस समय आबू अनिलवाड़ा यह गुजरात में आया करता था। और यहीं की एक राजकुमारी थी जिसका नाम है अच्छिल कुमारी, जिसका नाम है अच्छिल कुमारी। और कोई कोई इतिहासकार आपको अच्छिल कुमारी के साथ साथ एक और नाम बताता है, इच्छिणी राजकुमारी। कौन सी राजकुमारी? इच्छिणी राजकुमारी यहाँ रहा करती थी। और उस समय हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय यह भी 11 वर्ष की उम्र के थे, और 11 वर्ष की उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान अच्छिल कुमारी के साथ विवाह कर लेते हैं। इसी बात से, इस विवाह से ही गुजरात का शासक भीम सिंह द्वितीय यह क्रोधित हो जाता है और अजमेर पर आक्रमण कर देता है। इस युद्ध में सोमेश्वर वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, सोमेश्वर की हत्या किसने की थी? भीम सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? भीम सिंह द्वितीय ने, जो गुजरात का शासक था। और वंश अगर पूछ ले तो यह चालुक्य शासक था। कौन सा शासक था? चालुक्य शासक था। आप लोगों को यही बात याद रखनी है। उसके बाद सोमेश्वर की हत्या का बदला लेता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यह किसको पराजित करेगा? यह भीम सिंह द्वितीय को पराजित करता है। लेकिन यह मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं। पृथ्वीराज चौहान भीम सिंह के साथ साथ कन्नौज के शासक को भी पराजित करेगा तथा महोबा के शासक को भी पराजित करेगा। और यह अपने चचेरे भाई को गुड़गांव में जाकर भी पराजित करेंगे। ये सारी बातें हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित कल की वीडियो में करने वाले हैं। ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, क्या आपको समझ में आ चुका है? एक बार पुनः रिपीट मारता हूँ। हमने आज पढ़ा अपरागांग्य, जो बेटा है अर्णोराज का, और इसकी हत्या कौन कर देता है? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, जो बेटा है जगदेव का। जगदेव अपने पिताजी अर्णोराज की हत्या करेगा, तो इसका बेटा अपने चाचा अपरागांग्य की हत्या करेगा। यहाँ से बस छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखनी है। तथा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने भीलवाड़ा में अपनी पुत्री का महल बनवाया और यहीं पर एक महादेव का मंदिर बनवाया। उसके बाद हमने सोमेश्वर के बारे में पढ़ा। सोमेश्वर, जिनका विवाह हुआ था दिल्ली की राजकुमारी के साथ, उस राजकुमारी का नाम कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि राजस्थान के इतिहास में अगर संरक्षिका बनी है तो चौहान वंश में बनी थी कर्पूरी देवी, और मेवाड़ के गोहिल वंश में अगर कोई संरक्षिका बनी थी तो आपको नाम याद रखना था कर्मावती देवी। इन्हीं का नाम मैंने आप लोगों को पूछा था, इनका नाम बहुत जरूरी है, कर्मावती देवी आप लोगों को नाम याद रखना है। उसके बाद हमने सोमेश्वर से थोड़ी सी बातें की। इनकी हत्या करता है गुजरात का शासक भीम सिंह द्वितीय। और भीम सिंह द्वितीय क्यों करता है? क्योंकि यह अच्छिल कुमारी से विवाह करना चाहता था, लेकिन अच्छिल कुमारी का विवाह हो जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। इसी बात से क्रोधित होकर यह उन पर आक्रमण कर देता है और इसी में इनको वीर गति प्राप्त होती है। ये थी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तथा आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तब इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।